अभी सबको मालूम है, काफी दिन में आपका यूएसए सीनेट में भी कई बार डिस्कशन हुआ। रैंड पॉल ने भी क्वेश्चन किया फॉची को कि भाई एनआईएच फंड जा रहे थे इको हेल्थ में, इको हेल्थ से फंड्स जा रहे थे वुहान में। और जैसे मैं समझाता हूँ कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है कि जैसे वायरस जो नेचर में रहते हैं, पैथोजेन या वायरस, उसको लैब में उसका फंक्शन कैसे गेन कराए। फंक्शन मतलब या तो उसका ट्रांसमिशन बढ़ा दे, काफी जल्दी फैल जाए, या उसको ज्यादा विरुलेंट हो जाए, फेटेलिटी बढ़ जाए, घातक हो जाए, तो या वो जैसे वो एयरबॉर्न हो जाए। तो इसको हम गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं। तो मतलब जो कुदरत में जो वायरस होता है उसको ह्यूमन बीइंग लैब में मैनिपुलेट करके उसको ज्यादा डेंजरस बनाते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये क्यों करते हैं, ऐसे तो खतरा है। तो उनका जवाब ये रहता है, जो लोग ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को प्रमोट किया है या फंडिंग किया है, वो कहना है कि हम इसका दो मतलब होता है। एक तो मतलब होता है कि अगर कोई इसको बायो वेपन जैसे यूज करे, इसको फैलाए बायो वेपन करके, उसको खुद दूसरे ने कोई टैंपर करके इसको बायो वेपन बना दे। तो हम अब इसको रिसर्च इसलिए कर रहे हैं, गेन ऑफ फंक्शन हम बायो डिफेंस के लिए कर रहे हैं। बायो डिफेंस कैसे कर रहे हैं कि ये अगर वो करेंगे तो हम पहले ही कर लेते हैं, पहले करके लैब के अंदर ही रखेंगे और उसके अगेंस्ट हम अपना डिफेंस बना लेंगे, वैक्सीन बना लेंगे। हम गेन ऑफ फंक्शन से वायरस को ज्यादा चेंज कर देंगे, और वो जब चेंज होगा उसमें कैपेसिटी रहेगा कि ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा, बीमार करेगा या मारेगा। तो पहले से बना के हम उसका वैक्सीन तैयार करें या दवाई तैयार करके रखेंगे। वी विल गो वन स्टेप, एक कदम आगे रहना चाहते हैं कोई दुश्मन के आगे, अगर कोई दुश्मन ऐसा बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरा कहते हैं कि कुदरत में भी चेंज हो जाता है। कई बार वायरस कुदरत में इतना घातक नहीं रहता है, कुदरत में म्यूटेशन होगा तो हाई गेन ऑफ फंक्शन कुदरत में शायद हो जाए, तो कुदरत के भी हम एक कदम आगे रहना चाहेंगे। तो ये वो कहते हैं। पर ये एक बच्चे का खिलौना जैसा है कि खिलौना 100 उसको पूरा मालूम नहीं है, वो हाथ भी जल सकता है, उसको एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये कई बार हो चुका है, कई लैब में ऐसे गेन ऑफ फंक्शन, जितने भी सुपर पावर्स है, ये खाली चाइना नहीं है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है, पूरे वर्ल्ड में ये जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, हमारे यहाँ एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है या फ्यूल बनाता है, वो डिपार्टमेंट एनर्जी ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके डिपार्टमेंट में 20-25 लैब है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, वो काय का रिसर्च करते हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर का रिसर्च करते हैं। जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में जो लैब्स है, वो आपके लिए तेल या बिजली का तो करते होंगे पता नहीं, पर उनका ये फंक्शन भी है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द आर्म्स रेस। और आर्म्स रेस में सबसे खतरनाक क्या है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस, बायोलॉजिकल एंड केमिकल आर्म्स रेस। तो ये एक, पर वो कहते हैं कि हम ये डिफेंस के लिए कर रहे हैं कि अगला दुश्मन अगर कोई टेररिस्ट कर ले तो हम पहले से तैयार, और या तो कुदरत में कुछ चेंज हो जाए। तो ये इस टाइप से ये 10-15 साल से, कई सालों से चल रहा है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, जितने भी सुपर पावर्स है। फिर बीच में इन्होंने 2011 को एक बर्ड फ्लू को उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया था, एक साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट फॉचियर, रॉन फॉचियर उसका नाम, पब्लिश भी किया था 212 में, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ H5N1। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पेपर मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया था कि वो बर्ड्स में होता था H5N1 बर्ड फ्लू, वो किया था छोटा मैमल्स, जो कि ह्यूमन बीइंग जैसे मैमल होता, फेरेट्स, उसमें उन्होंने पाया था कि सक्सेसफुली गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया था। तो इसमें कई बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया था कि दिस इज वेरी डेंजरस। तो इनको क्या है, 2014 से इनको इसको पॉज कर दिया गया था, गेन ऑफ फंक्शन बंद नहीं किया था, एक प्रकार का रोक लगा दिया था। 2014 से 2017 तक ये पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी में ये गेन ऑफ फंक्शन बैन कर दिया था। उसके बाद फिर चालू हो गया फिर से, इसमें बायोलॉजी बायो वेपन कन्वेंशन का कोई ने डिमांड किया, वो चालू हो गया। और अभी आपको मालूम है कि काफी डिस्कशंस भी हुए हैं, जो आपका जो फंडिंग होता था वुहान लैब को, वो एनआईएच फंड से इनडायरेक्टली इको हेल्थ के थ्रू जाता था। और फिर चाइना में वुहान में
ऐसा लगा कि वहां पे हो सकता है कि जानबूझ के नहीं हो भाई, एक्सीडेंट से लीक हो गया हो। इसके लिए कुछ एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा। उसको पहले जब निकला था वायरस या पैंडेमिक जब चालू हुआ था, तो वो बोला था कि ये एनिमल वेट मार्केट से आया है। वुहान में 2 लैब है, एक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है और एक और वुहान में लैब है जो कि वेट मार्केट के नजदीक है, और उधर भी काम होता है वायरस का। तो लोगों को शायद नहीं मालूम है, तो वो वेट मार्केट है जहाँ पे लाइव एनिमल भी बेचे जाते हैं। तो लाइव एनिमल बेचे जाते हैं, और वहां पे ऐसा बता दिया था कि वो लाइव एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया। हाँ, एक ये था। दूसरा क्या बोला था कि कोई बैट से ये हुआ था। अच्छा, बैट का मैं बता दूं, बैट जो नजदीक बैट है वुहान के, वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर शायद 1000 किलोमीटर दूर है केव्स में। तो वहां से ह्यूमन बीइंग बहुत दूर है। पर वो बैट में भी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था। वो क्या करते थे, बैट वायरस को लाते थे वहां से, केव से, और उसको जरूरी नहीं है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करे, उसका जीन चेंज करे। अगर उसको भी लैब में कई बार उसको पैसाज करेंगे कई इससे, तो उसमें भी शायद गेन ऑफ फंक्शन, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो ये एक प्रकार का एक ग्रुप ऑफ पीपल का थिंकिंग है कि वो ऑलरेडी चल रहा था बैट का वायरस रिसर्च। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि ये नेचुरल जंप किया इसने, एनिमल में होता है, एनिमल से ह्यूमन में हो गया। तो इसका कमजोर क्यों है, इसका जो आर्गुमेंट है, दिस आर्गुमेंट इज वीक। क्यों? क्योंकि अगर अभी 3 साल हो गए पैंडेमिक के, और 3 साल में कितने करोड़ों को इन्फेक्ट कर दिया, करोड़ों को मार दिया वायरस ने। तो अभी तक वुहान वेट मार्केट के चारों तरफ, या वुहान में जो एनिमल्स थे, 3 साल हो गए, उसमें से बहुत कोशिश किया गया कि वो वायरस को आइसोलेट करे, जो कि एक सार्स कोविड 2 वायरस, उसको मिलना चाहिए, उसका पहला वाला स्टेप मिलना चाहिए, पहला वाला उसका फॉर्म मिलना चाहिए। तो अभी तक उन्होंने 3 साल में दूर दूर तक कोई भी जानवर में नहीं मिला। तो ये तो बिल्कुल फिर कोई लॉजिकली नहीं है, क्योंकि पहले देखिए आदमी में होता है ना, जहाँ पे आपको क्वारंटाइन कर रहे हैं क्योंकि आप मिक्स नहीं करो, आदमी से फैलेगा इतना। तो पहले तो जानवर में होना चाहिए, जानवर में होगा तभी आदमी में स्पिल होगा, है ना। अभी देखिए ह्यूमन में क्या बोलते हैं कि आप 2 गज की दूरी रखो, नहीं फैलेगा। अभी देखिए कोई जानवर के पास तो नहीं चिपकता ना जाके कोई, तो जानवर से कांटेक्ट में कहाँ से आएगा, पहली बात। और अगर चिपकेगा भी जानवर से या जानवर से भी फैल जाएगा, तो बहुत सारे जानवरों को उस एरिया में, वुहान के एरिया में बहुत सारे जानवर को, दूर दूर तक कई जानवर में वो वायरस, कोशिश किया साइंटिस्ट ने, वो वायरस कभी नहीं मिला कोई भी जानवर में। तो वो आया कहाँ से फिर? और वुहान का जो लैब है उसी से, वो वेट मार्केट नजदीक है दूसरे लैब के, तो ये कवर अप हो गया कि भाई ये यहाँ एनिमल भी है, ये है। पर अभी तक उसका साइंटिफिक कंफर्मेशन नहीं हुआ। साइंटिफिक कंफर्मेशन क्या, चेन कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसका जो लिंक है पहले एनिमल में होना चाहिए ना, फिर ह्यूमन में होना चाहिए। एनिमल जिसको कह रहे हैं आप कि एनिमल में आया, कोई एनिमल में मिला नहीं है कोई उसका प्रीकर्सर, और ह्यूमन में इतने मिल गए, और लैब नजदीक है। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि ये ऑलरेडी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कई कंट्रीज में चलते रहते हैं, और मैं अभी अभी थोड़ा एक इसका मैकमिलन का एक वीडियो देख रहा था। उसमें उसने 2-3 साल पहले इंटरव्यू लिया था एक साइंटिस्ट का, प्रोफेसर बाला अंबाटी। प्रोफेसर बाला है, ये ओरेगॉन यूएसए में जो है, ओरेगॉन यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट है। इन्होंने मार्च 220, मतलब देखिए बिल्कुल 3-4 महीने हुए थे, मार्च अप्रैल 220 में इन्होंने अध्ययन किया था वायरस का। मैं तो एक्चुअली बेसिक साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो खाली इतना बता सकता हूँ कि मोटे तौर पे एनिमल में नहीं है, ह्यूमन में कैसे आ गया। पर उन्होंने क्या किया था, मेरे को जो इतना समझ में आया, उन्होंने खाली सीक्वेंसेस देखे थे, और उनको पता चला था कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि 2020 मार्च अप्रैल में उनको पेटेंट मिल गया। ये वायरस जो फैल रहा है, जिस पैंडेमिक जिससे हो रहा है, दिस वायरस हैज ऑलरेडी बीन पेटेंटेड।
तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये पेटेंट पहले कैसे हो गया और किसने पेटेंट किया। दैट इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि जो इसका मतलब गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा था, किसी ने आइडेंटिफाई किया, पेटेंट किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाएगा। हालांकि वो कहेगा हम जनमानस के हित के लिए कर रहे हैं, हम बायो डिफेंस कर रहे हैं, और ये पेटेंट पाया गया। अब पेटेंट का क्या मतलब होता है, मतलब वो मेरे को उतना नहीं मालूम है, बट इसका मतलब कि काम चल रहा था इसमें पहले से। और उसके अलावा अगर आपको याद होगा, उसी टाइम दो साइंटिस्ट थे आईआईटी दिल्ली के, उन्होंने एक पेपर लिखा था और उन्होंने ये सीक्वेंस स्टडी किया था, तो उनको कुछ एबनॉर्मेलिटी मिला था वायरस में, जो कि नेचुरल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स देयर वाज सम टेम्परिंग। तो उन्होंने एक प्रीप्रिंट पेपर पब्लिश किया था, दैट दिस अपीयर्स टू बी फ्रॉम अ लैब ओरिजिन आइदर बाय एक्सीडेंट। तो उसको फॉची ने बहुत ये किया था, क्रिटिसाइज किया था। वो कहा था कि दिस इज आउटलैंडिश, दिस इज अ वेरी वेरी ये, और वो पेपर को विड्रॉ करना पड़ा था। हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने ही पॉइंट आउट किया था। तो ये काफी काबिल ये काफी ये है, इसको तारीफ करना चाहिए, काबिल तारीफ है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने किया था, पर उनको आईआईटी दिल्ली के उनको फिर बैकवर्ड लेना पड़ा था पेपर। और बाद में धीरे धीरे वो प्लस माइनस फॉची ने भी फिर कई चीजें और भी पाए गए हैं कि जब ये कई मेल्स मिले हैं, देयर वाज अ लॉट ऑफ correspondence which were found between the scientists of NIH, National Institute of Health, Fauci, and इनका जो रैप चाइना में था या जो इको हेल्थ में था, इन्होंने किसी ने कोई अंदर का कोई साइंटिस्ट ने बोला भी था कि दिस अपीयर्स टू बी फ्रॉम लैब। तो उसमें कई चीजों को दबाया गया है, उसके एविडेंस अभी मिले हैं। उसमें एंथनी फॉची भी इन्वॉल्व थे। उसके बाद पीटर डजक थे जो कि इको हेल्थ में थे, और इन्होंने एक पेपर लिखा था नेचर में शायद या लैंसेट में, नेचर में इन्होंने पेपर लिख के, उन्होंने पूरा पेपर एक लिखा था सब मिलके, और ये सब इन्वॉल्व थे इसमें गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में या एनआईएस रिसर्च में या इको हेल्थ में। पेपर में उन्होंने लिखा था कि ये हो ही नहीं सकता है, दिस इज फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन। पर वो जो भी उन्होंने लिखा था उसका कोई सब्सटैंटिव प्रूफ नहीं दिया था नेचुरल इसका, कि इट इज फ्रॉम नेचर, इट हैज कम फ्रॉम एनिमल। तो उसका कोई सब्सटैंटिव प्रूफ नहीं है, बल्कि प्रूफ इज लैकिंग। तो अभी भी नहीं कह सकते। अभी मैं कुछ दिन पहले देख भी रहा था डॉक्टर जय भट्टाचार्य का इंटरव्यू, उनसे भी पूछा गया था कि डू यू थिंक इट इज फ्रॉम, ये न्यूज आने के पहले, अभी 1-2 हफ्ते पहले मैं देख रहा था कि जय भट्टाचार्य से पूछ रहे थे, जो इंटरव्यूअर था, जो एंकर थी, पूछ रहे थे कि डू यू थिंक दिस इज फ्रॉम लैब सोर्स और एनिमल सोर्स। तो जय भट्टाचार्य ने कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, हो सकता कल कोई जानवर मिल जाए जिसमें कि वायरस आइसोलेट हो जाए। तो इसीलिए साइंस में हमेशा अनसर्टेनिटी रहता है, और इसलिए मेरे को लगता है कि कुछ चीज बोलना नहीं चाहिए, पर जो कि एविडेंस, एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, उसको सामने लाना चाहिए, क्योंकि कल कोई जानवर में आ जाए तो फिर ये, इसीलिए मेरे को लगता है कि वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, लो कॉन्फिडेंस कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कि इट इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम लैब लीक, बट लो कॉन्फिडेंस। अभी वो दोनों में एक उसका बनाया भी है और उसका एंटीबॉडी भी लगा दिया कि कल कुछ होगा वो बोलेंगे हमने तो लो कॉन्फिडेंस बोला था। और दूसरा क्या बोलते हैं, जो एफबीआई बोलता है कि मोस्ट लाइकली फ्रॉम लैब बट मॉडरेट कॉन्फिडेंस। अभी 100% कोई कमिट नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना, जो जो डिप्लोमेट होता है, ब्यूरोक्रेट होता है ना, वो जब क्या बोलता है, जब वो नो बोलता है तो वो नो कभी बोलता नहीं है, पहली बात। अगर वो बोलता है हाँ, यस, तो यस को आप यस नहीं लीजिए। ये एक कहावत है मैनेजमेंट में कि कोई ब्यूरोक्रेट है, अभी साइंटिस्ट जो है वो ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं, जो हाई पोजीशन में रहते हैं, डिप्लोमेट हो जाते हैं। तो वो जब यस कहते हैं कोई चीज को, जैसे लाइकली मतलब यस होता है, अगर वो यस कहते हैं तो उसको आप शायद लेके चले, उसको यस उनका पक्का नहीं होता कभी। अगर वो यस कहते हैं तो टेक इट एज मे बी, और अगर वो मे बी कहते हैं तो टेक इट एज नो।